शॉर्ट नोट्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर मीन्स हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं और केमिस्ट्री मीन्स चेंज, यानी कि चेंज इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियाई के चेंज की बात करते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें तो एटॉमिक पार्टिकल्स में दो टाइप के पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है न्यूक्लियर पार्ट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं और बाकी जो भी चीज़ें किसी एटम में प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियर में प्रेजेंट होती है, यानी कि न्यूक्लियर पार्ट में आएंगे। जैसे न्यूक्लियर पार्ट में कौन आएंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन, बीटा पार्टिकल्स और भी जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सब न्यूक्लियर पार्ट में ही आएंगे। आगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी कि जो कि स्टेबल होंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जो स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। जब भी किसी एटम की बात करते हैं तो आप लोग भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ज़्यादा सुनते होंगे। तो इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। अब नॉन फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं, इन तीनों के अलावा जितने भी पार्टिकल एटम में प्रेजेंट रहते हैं इनको कहते हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब इनमें से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने की है और नाम इसका स्टेनी ने दिया है। इलेक्ट्रॉन नाम स्टेनी ने दिया। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम तक इलेक्ट्रॉन का मास रहता है। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये -27 ग्राम रहेगा। अगर इसको एएमयू में कन्वर्ट करते हैं तो एएमयू में ऑलमोस्ट 0.0 एएमयू इसका मास होता है। इसलिए हम कभी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं करते, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है। चार्ज की बात करें तो चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इसका चार्ज रहता है। आगे चार्ज अपॉन मास की बात करेंगे, ई अपॉन एम की बात। तो ई अपॉन एम में हम क्या करेंगे? चार्ज अपॉन मास करेंगे और उसका आंसर आता है 1.67 इंटू 10⁸ किलोग्राम। यहाँ पर ई एम जो रेशियो है वो मुल्लिकन ने दिया है। यहाँ पे माइनस में रहेगा, हाँ माइनस में है। जो ए एम ई अपॉन एम रेशियो है ये मुल्लिकन ने दिया है। और कहाँ से दिया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। आगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन को हम पी से H1 से और H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। और मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻24 ग्राम इसका मास होता है। और इसका मास अगर एएमयू में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एएमयू के अराउंड इसका मास आता है। और अगर हम किसी एटम में बात करें तो जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो प्रोटॉन की रहती है जबकि इलेक्ट्रॉन की नहीं रहती है। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में माइनस का होता है, यहाँ प्लस का होता है। उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन में रहता है, लेकिन प्लस का रहता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे ई अपॉन एम रेशियो की बात करें तो ई अपॉन एम रेशियो यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम होगा। ऊपर क्योंकि चार्ज जो हम कूलाम में लेंगे और वे मास जो है ग्राम में लेंगे। अब आगे बात करें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंपेयर करें तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 टाइम ज़्यादा रहता है। तो इतना ज़्यादा प्रोटॉन का मास रहता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में वो बहुत कम रहता है। आगे न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन जो होते हैं एन और 0 n 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी इसकी जेम्स चैडविक ने करी है। और अगर मास की बात करें तो मास इसका लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल ही रहता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मास भी लगभग क्या 1 एएमयू के इक्वल ही रहेगा। और चार्ज जो होता है इस पे 0 होता है। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो 0 रहता है। अब अगर मास का कंपैरिजन प्रोटॉन के साथ करें तो इसका स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, लेकिन
इसका हल्का सा ज़्यादा रहता है, तो स्लाइटली ज़्यादा रहता है, तो हम क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल तो रहता ही है, और हल्का ग्रेटर देन भी इसमें लगाएंगे। अगर ई अपॉन एम रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है इसका चार्ज जीरो होता है, तो ई अपॉन एम रेशियो भी जीरो ही रहेगा। ई अपॉन एम रेशियो अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा किसका आया, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का जीरो होता है। यहाँ पर ध्यान रखना हमने साइन इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन का है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर साइन इंक्लूड नहीं किया है, तब इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटॉन का है, फिर न्यूट्रॉन का है। आगे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल या इसको हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 या He2+ से। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि मास 4 है, 4 के अमाउंट में है, तो 2 प्रोटॉन है, तो बाकी 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और अगर मास की बात करें तो मास कितना आ जाएगा, एक प्रोटॉन का एक होता है, 2 प्रोटॉन के 2 हो गए, 2 न्यूट्रॉन के 2 हो गए, तो 4 AMU उसका मास रहेगा। आगे बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तो बीटा पार्टिकल को बीटा, अगर सिंपल बीटा दिखा रखा है तो वो बीटा पार्टिकल ही होगा। बीटा माइनस से भी बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, और -1E0 से भी बीटा पार्टिकल को डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो होता है जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, जो मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के जैसा ही बीटा पार्टिकल होता है। इसके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है इसका चार्ज, लेकिन मास जो है, हाँ, मास भी इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही रहेगा। ये हाईली अनस्टेबल रहता है, हाईली अनस्टेबल रहता है। और रेज ऑफ बीटा पार्टिकल की जो रेज होती है, ये क्या है, कैथोड रेज। कैथोड से निकलने वाली रेज ही क्या होती है, बीटा पार्टिकल की रेज होती है। जो कैथोड रेज होती है वो किसकी रेज होती है, बीटा पार्टिकल्स की। आगे है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, इसको बीटा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और +1E0 से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। आगे इसकी बात करेंगे तो ये है, ये जस्ट लाइक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करता है। और अगर बात करेंगे आगे तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह रहता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव कहा है तो यानी कि चार्ज प्रोटॉन की तरह रहेगा, चार्ज प्रोटॉन की तरह रहेगा, और मास जो है इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा। अब यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल दिखाया है, एक पॉजिट्रॉन। बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल पे माइनस है, पॉजिट्रॉन पे प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा नीचे, ऊपर भी जीरो, तो जीरो गामा जीरो अगर इस तरीके से आए तो यहाँ इस रेस को कहते हैं इसको कहते हैं गामा पार्टिकल। और यहाँ पे बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन क्या बनाते हैं, गामा पार्टिकल, यानी कि गामा रे का फॉर्मेशन करते हैं। आगे सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसकी बात करें तो जो आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है। आइसोबार में मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। आइसोटोन की बात करेंगे तो आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, यानी कि प्रोटॉन डिफरेंट रहेंगे, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। आइसोडायाफर की बात करें तो आइसोडायाफर में प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस रहता है, यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहता है। अगर आगे बात करेंगे आइसोएस्टर की, आइसोएस्टर में नंबर ऑफ, ये मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम रहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। आगे न्यूक्लियर आइसोमर में एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम मास नंबर होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी और टी हाफ जो है इसके डिफरेंट रहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर सब कुछ सेम रहता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी और टी हाफ यानी कि हाफ टाइम जो होता है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे 92 यूरेनियम 235Z है और 92 यूरेनियम 235X2 है, इनकी रेडियो एक्टिविटी डिफरेंट होती है। और टी हाफ की बात करें तो टी हाफ इसका ऑलमोस्ट 7 आवर के इक्वल होता है, लेकिन इसका कितना रहता है, 1 मिनट। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलता है। तो इन ऐसे जो न्यूक्लियाई होंगे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, न्यूक्लियर आइसोमर के अंदर आएंगे। अब अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी अगर रेडिएशन देखें तो वो रेडिएशन अगर बीटा पार्टिकल की तरफ जाती है, अगर अगर कैथोड एनोड की तरफ जाती है तो एनोड
पे पॉजिटिव होता है, एनोड की तरफ कौन जाएगा, जो खुद नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कौन होते हैं, बीटा पार्टिकल। अब जो रेडिएशन कैथोड पर जाती है, कैथोड खुद नेगेटिव होता है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कौन होते हैं, अल्फा पार्टिकल। और जो सीधे ऊपर को निकल गई, जिस पर कैथोड और एनोड का कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधे ऊपर को निकल गई, वो होंगी गामा रेस, क्योंकि गामा रेस जो होते हैं न्यूट्रल होती हैं। आगे पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज को अगर हम कंपेयर करें, तो जो पार्टिकल है उसका नेचर जो होता है ये हीलियम न्यूक्लियाई होता है। बीटा पार्टिकल जो होता है जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और गामा रे की बात करें तो ये ईएमआर है, हायर एनर्जेटिक ईएमआर गामा रेज होती है। चार्ज की बात करें तो इस पे पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है और जीरो, कोई चार्ज इस पे गामा रे पर नहीं रहता है। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मीन्स होता है भेदने की पावर, किसी चीज को हटा के खुद आगे जाने की पावर। वो अल्फा पार्टिकल की कम रहती है, इसकी थोड़ा सा ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल की। और गामा रेस की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई मास नहीं होता है, ज़ीरो होता है। और नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी जीरो रहता है, लेकिन यहाँ पर -1 रहता है और इसमें 2 रहता है। तो ये इसकी लो, मीडियम और हाई इस तरीके से पेनिट्रेशन पावर होती है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इसकी 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकेंड होती है, लेकिन इन दोनों की 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, जो कि लाइट की स्पीड होती है। आगे स्टॉप्ड बाय, अगर इसको स्टॉप करने की बात करें तो अगर क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है तो इसको स्टॉप करने के लिए हम मतलब अगर पतली सीड भी ले तो उससे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी थिक लेनी पड़ेगी और इसके लिए सेवरल सेंटीमीटर थिक लेड सीट और कंसनट्रेटेड लेयर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा थिक लेयर या सीट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयनाइजेशन पावर की बात करेंगे तो आयनाइजेशन पावर इसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी फिर इससे कम रहती है, और गामा रे की सबसे कम रहती है। अब है टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके का अगर हम टाइप देखें तो अल्फा एमिशन जो होता है, अल्फा एमिशन में 2He4 जो होगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल वो निकलेगा, क्योंकि एमिशन है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जेड जो होगा Z-2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2He4 होते हैं तो 2 यहाँ से निकलेंगे तो Z-2 हो जाएगा। और जो X है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई ही चेंज होता है तो X A में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मास की बात करें तो मास क्या होगा, 4 नंबर से डिक्रीज कर जाएगा। बीटा एमिशन की बात करें तो बीटा एमिशन अगर यहाँ पर होगा, बीटा यहाँ पर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, इधर जेड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर बीटा एक माइनस निकल रहा है तो यहाँ पर एक प्लस आएगा, तब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, जेड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो इस बीटा पार्टिकल वाले जो ये बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ इसको इधर नेगेटिव करके लिख ले, तो यहाँ पे नेगेटिव -1 E0 लिखेंगे तो -1 और नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे Z+1 आएगा। पॉजिट्रॉन में बीटा पार्टिकल का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो होता है +1 E0 होता है, तो यहाँ पर +1 E0 निकलेगा तो यहाँ यहाँ एक निकल गया तो यहाँ पर एक कम होगा, तभी इधर से एक निकला हुआ माना जाएगा। आगे है न्यूट्रॉन एमिशन। न्यूट्रॉन एमिशन में नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन में कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये जेड है तो जेड ही रहेगा, लेकिन मास डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में 1 मास होता है तो यहाँ पर A-1 हो जाएगा। गामा एमिशन की बात करें तो गामा एमिशन क्योंकि गामा ज़ीरो रहता है तो ये एज इट इज़ इधर आएगा और एक गामा रेडिएशन निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियाई के जो प्रोटॉन होते हैं वो फर्स्ट सेल जो होती है के सेल, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो एक प्रोटॉन का भी लॉस होगा, और एक प्रोटॉन का लॉस होगा तो इसका मतलब Z-, इधर Z एक प्रोटॉन है तो Z-1 आएगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम किस तरीके से दिखाते हैं, +-1 इलेक्ट्रॉन 0। बीटा एमिशन और इसमें डिफरेंस है, बीटा एमिशन में इधर माइनस होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में इधर प्लस रहेगा, और यहाँ पर एक जो प्रोटॉन है उसका डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा।
आगे है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हमें पता है अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल लैम्डा टी। वहाँ पर के ए टी होता था, यहाँ पर के की जगह लैम्डा लिया जाता है, जो कि ये कांस्टेंट ही है। और वहाँ पर ए टी लेते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, यहाँ पर उसकी जगह एन टी लेते हैं। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी ही है, लेकिन जो वो कंसंट्रेशन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंसंट्रेशन है, इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी के जैसे है, बस कुछ टर्म चेंज हुए हैं। तो हम इसको उससे रिलेट करके अगर याद करते हैं तो हमें ईजिली याद हो जाएगा, समझ भी आएगा। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का रेट देखें तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी एन टी अपॉन डी टी इक्वल लेमडा एन टी इक्वल ए। ये है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लेमडा की वैल्यू हमें पता ही है, जैसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है सेम एज इट इज ऐसी ही होगी, 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी किसके इक्वल रहेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी के। यहाँ पर ए नॉट एन नॉट ए टी एन टी क्या है बात करेंगे। लैम्डा तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया या डीके कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एन नॉट की बात करें तो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका इनिशियल अमाउंट हो गया। और एन टी की बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी। टी जो है हमें पता ही है टाइम है। उसके बाद ए नॉट की बात करें तो ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी को दिखाता है किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, और ये एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट टाइम टी। यहाँ पे क्या पता चला कि जो ए टी है, क्योंकि ए टी हम एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट टाइम टी कह रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगी, एन टी के, कि वहाँ पर अमाउंट कितना है, जितना ज़्यादा अमाउंट होता है उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी हमेशा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाफ टाइम की बात करें तो हाफ लाइफ टाइम में भी सेम ही रहेगा। हाफ लाइफ टाइम भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही शो करेगा। टी हाफ कितना आएगा, 0.693 अपॉन लेमडा, जिसको हम 2.303 लॉग टू या ln2 भी कहते हैं। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टी हाफ है, इसकी स्पेशल बात ये होती है कि ये किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ कभी भी टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना। कोई भी टी हाफ हो, हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, कोई भी टी हाफ हो, सब के सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टी हाफ कभी भी एक्सटर्नल पैरामीटर इंक्लूडिंग टेम्परेचर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर। रेट तो डिपेंड करती है रेडियो एक्टिव अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन टी हाफ किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक्टिविटी लैम्डा एन टी इक्वल, हमने जो पहले बात की है वही है, ए इक्वल एक्टिविटी इक्वल क्या होगा, लेमडा एन टी इक्वल माइनस डी एन टी अपॉन डी टी। यहाँ पर एक्टिविटी की अगर हम यूनिट देखें तो बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बी क्वायरल और डीपीएस सेम होते हैं। रदरफोर्ड इक्वल 10⁶ डीपीएस होता है। और क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी जो होता है, अगर क्यूरी को डीपीएस के साथ कंपेयर करें तो 1 क्यूरी इक्वल 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस होता है। आगे एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी अगर हम देखें तो 1 क्यूरी होती है। 1 क्यूरी को अगर हम बात, जो जो रेडियम होता है उसकी एक्टिविटी हमेशा 1 क्यूरी रहती है, और 1 क्यूरी को अगर हम डीपीएस में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आगे एवरेज लाइफ और मेन लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे क्या होगा, एवरेज लाइफ, मेन लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो टाउ इक्वल होता है 1/λ। टाउ इक्वल 1/λ। लेमडा को अगर हम टी हाफ के साथ देखें तो लेमडा इक्वल क्या होता है,
0.693 अपॉन टी हाफ, तो उसकी वैल्यू अगर हम इधर रखेंगे तो टाउ कितना हो जाएगा, टी हाफ अपॉन 0.693, जिसको आगे फर्दर मॉडिफाइड किया गया है। आगे है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की खासियत ये रहती है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रहती है। अब यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी रहता है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी के इक्वल होगा। मतलब बी जिस स्पीड से बनेगा उसी स्पीड से बी क्या होगा, सी में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अगर रिलेशन देखें हम, अमाउंट ऑफ एन बी जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट है, और ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट है। लैम्डा जो है इनके लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और टी हाफ इन्हीं के लिए टी हाफ है। अगर हम एन बी अपॉन एन ए का रेशियो लेते हैं तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी होगा इक्वल, क्योंकि ये तो अपोजिट ही रहेंगे, एन बी अपॉन एन ए है तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी रहेगा। लेकिन जो टी हाफ है वो किसके जो लैम्डा है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी है तो टी हाफ बी अपॉन टी हाफ ए होगा। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए इक्वल टी हाफ बी अपॉन टी हाफ ए। आगे इसकी बात करें, वन ए एम यू में होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू, कीप लर्निंग।